असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। भारत की ऋषि संस्कृति में ऋग्वेद से चला आया योग का विज्ञान, जिससे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने दिया हमारी समस्त समस्याओं का प्रकृति से हमें समाधान। बढ़ता हुआ तनाव, शारीरिक श्रम का अभाव, अस्त व्यस्त जीवन शैली, अस्त व्यस्त दिनचर्या, आगे निकलने की होड़ लगी हुई है दौड़, व्यक्ति की बढ़ गई है महत्वाकांक्षाएं, कंपटीशंस और एम्बिशंस के बीच में पिस रही है इंसान की जिंदगी, और इसी का परिणाम है शुगर की बीमारी, जिसको हम मधुमेह कहते हैं, जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं। और भारत तो डायबिटीज की राजधानी बन चुका है। आखिर क्या है शुगर का उपाय? और शुगर से भी बड़ी बात, शुगर के, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, माने दवा खाते खाते शुगर तो जब टेस्ट करते हैं तो नॉर्मल आती है, लेकिन हाथ में गैंग्रीन हो रहा है, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं और कंधे जाम हो रहे हैं शुगर के कारण से। करीब 50% शुगर पेशेंट्स को फ्रोजन शोल्डर्स की समस्या, फ्रोजन शोल्डर की बीमारी, कंधे जाम हो जाते हैं। 2% लोग तो डायबिटीज के कारण से अंधे ही हो जाते हैं लगातार यदि डायबिटीज रहती हो, और 85% लोगों को आंख का कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी, और 10% लोगों को तो और ज्यादा खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस। लगातार यदि मधुमेह रहता है तो 30 से 40% लोगों के तो गुर्दे खराब हो जाते हैं। ये बड़ी विडंबना कि हम शुगर की गोलियां खा करके और इंसुलिन लगा करके ग्लूकोज लेवल को तो मेंटेन कर पा रहे हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन से नहीं बच पा रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे कि आप शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ शुगर के कॉम्प्लिकेशन से बच पाए? तो मैं कहूंगा हाँ है। वो रास्ता है योग का रास्ता, वो रास्ता है प्रकृति का रास्ता, वो रास्ता है आयुर्वेद का रास्ता। हाँ, सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने जिस योग तत्व की अन्वेषणा की, अनुशीलन किया, उसका प्रयोग किया, और आज मैं 2 करोड़ से ज्यादा लोगों पर योग के प्रत्यक्ष प्रयोग करके और 100 करोड़ से ज्यादा योग के परोक्ष प्रयोग करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि योग से शुगर कंट्रोल तो होती ही होती है, हम उसके कॉम्प्लिकेशन से बच जाते। क्योंकि जिन लोगों का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ चुका था, जिन लोगों की आंखें खराब हो चुकी थी, जिन लोगों को गैंग्रीन हो चुका था, जिन लोगों के फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो चुकी थी, जिन लोगों के शुगर के कारण से हाथ पैर शून्य हो चुके थे, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो चुके थे, मैंने उनको भी ठीक किया। तो इसका मतलब मैं ये तो पूरी दृढ़ता के साथ कह ही सकता हूं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि जो योग करेगा उसको इसके कॉम्प्लिकेशंस तो होंगे ही नहीं। तो योग व्यक्ति को निरोग रखने में तो मदद करता ही करता है, रोग होने के बाद आपको पूर्ण आरोग्य भी प्रदान करता है। इसमें महत्वपूर्ण है 7 प्राणायाम। तो 7 प्राणायाम तो सबको करना ही है, इससे शुगर भी कंट्रोल होगा और शुगर की कॉम्प्लिकेशन से भी आप मुक्ति पाएंगे। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करना, ढाई सेकंड में लेना और 2.5 सेकंड में श्वास बाहर छोड़ना, 5 मिनट करना। फिर कपालभाति, 1 सेकंड में एक बार सांस को बाहर छोड़ना,
कपालभाति में थोड़ी सी सावधानी, गर्दन ना हिले, कंधे ना हिले, पूरा शरीर ना हिले, और जोर से ना करें, यूं नहीं करें, और भी थोड़ा सा रखें ध्यान, पूरा पेट हिले, ऐसा नहीं कि नीचे नीचे से करें। एक बोला बाबा जी कपालभाति करने से मेरे नीचे का पेट तो अच्छा हो गया, ये बीच वाला कम नहीं हुआ। भाई पूरा कर तो पूरा फायदा होगा, अधूरा करेगा तो अधूरा फायदा होगा। ऐसे करना, और पेनक्रियाज यही है, यहां तक स्ट्रोक लगेगा तो ही शुगर कंट्रोल होगी, ऐसे नीचे नीचे से नहीं करना। ये गलत हो जाएगा। कपालभाति पूरा करना, 1 राउंड 5 मिनट का, एक बार में 1 सेकंड, 1 राउंड 5 मिनट का 300 बार हो जाएगा, और 15 मिनट करेंगे तो 900 बार हो जाएगा। जिनका बहुत ज्यादा शुगर बढ़ा हुआ होता है उनको हम आधा घंटा तक भी करवाते हैं। धीरे धीरे दवाइयाँ बंद होने लगती हैं जो मुख से खा रहे हैं, और धीरे धीरे इंसुलिन भी कम होने लगती है, अर्थात बाहर से जो इंसुलिन इंजेक्ट कर रहे थे उसकी जरूरत कम होने लगती है और धीरे धीरे बंद हो जाती है। जो हम मुख से दवाइयाँ खाते हैं शुगर के, आखिर दवाइयाँ क्या करती है? वो दवाइयाँ मात्र जो आप मुंह से दवाइयां खा रहे हो वो पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस को धीरे धीरे बाहर निकालने में मदद करती हैं। पेनक्रियाटिक जूस बनाने में, इंसुलिन बनाने में कोई मदद नहीं करती दवा। कपालभाति करने से पेनक्रियास के बीटा सेल्स रिएक्टिवेट होते हैं और उससे अंदर से इंसुलिन बनने लग जाता है। ये बड़ी बात है। तो कपालभाति 15 मिनट करना, सुबह खाली पेट करना, शाम को करना हो तो दोपहर के खाने के 5 घंटे बाद करना। इसके बाद बाह्य प्राणायाम, श्वास को पूरा अंदर भर लिया जाता है, फिर बाहर छोड़ के बाहर होल्ड कर देते हैं और 3 बंद लगाते हैं, जाल अंदर बंद, उद्यान बंद और बोल बंद। 3 बंदों के साथ बाह्य प्राणायाम होता है। इससे पेनक्रियास के ऊपर दबाव भी पड़ता है, उसको एक्सरसाइज भी मिलती है और पेनक्रियाटिक जूस बाहर निकलने में मदद करता है बाह्य प्राणायाम। वैसे पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अर्थात यौन संबंधी डिसऑर्डर्स, जिसको हम सेक्सुअल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, और किडनी की प्रॉब्लम्स और पेट की सभी समस्या, उनके लिए भी, और हर्निया के लिए भी लाभप्रद होता है बाह्य प्राणायाम। जिनको कब्ज रहता है उनके लिए भी खास लाभदायक है। ये बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार कर लेना। एक खास बात मैं कहना चाहूंगा, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये दोनों ऐसे प्राणायाम हैं जो डायबिटीज के रोगियों को उसके कॉम्प्लिकेशन से बचाते हैं। अर्थात किडनी के कॉम्प्लिकेशन से, नेफ्रोपैथी से बचाएगा कपालभाति, और इसी के साथ साथ अनुलोम विलोम आपको रेटिनोपैथी से बचाएगा, न्यूरोपैथी से बचाएगा। और ये सारे प्राणायाम के करने से, कपालभाति से आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और ये जब सातों प्राणायाम करेंगे तो पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहेगा, तो आपको गैंग्रीन आदि नहीं होगा और फ्रोजन शोल्डर की समस्या भी नहीं होगी। आपकी कार्य क्षमता में भी कमी नहीं आएगी। कपालभाति बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार भी कर सकते हैं, जिसमें सांस को बाहर छोड़ के बाहर होल्ड कर देते, पेट को अंदर खींचते और ढीला छोड़ते हैं। फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत। अनुलोम विलोम में बाएं नाक से श्वास लेना, दाएं से छोड़ देना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ देना। यह अनुलोम विलोम 2.5 सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना। ऐसे बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। ये 1 राउंड होता है इसका, अल्टरनेटिवली ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ऐसे 1 राउंड इसका 5 मिनट में, कुल मतलब
बाईं से दाएं से थोड़ा, दाएं से बाएं से थोड़ा, इसको लगातार किया, 1 राउंड 5 मिनट का, इसका कुल समय 15 मिनट का। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आँखों की या कोई डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो इसका टाइमिंग 15 मिनट से अधिकतम आधा घंटा तक बढ़ा सकते हैं। भ्रामरी और उद्गीत भी इसके बाद प्राणायाम किए जाते हैं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और इसी के साथ कुछ आसन डायबिटीज़ के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जिसमें मुख्य आसन है मंडूक आसन, उसकी सहयोगी आसन है योगा मुद्रासन और अर्धमत्स्येंद्रासन। और इन सब आसनों के साथ साथ घरेलू प्राकृतिक उपचार और आयुर्वेद का उपचार और अकुप्रेशर भी डायबिटीज में बहुत लाभप्रद है। ये सब कुछ बताएंगे आपको, बनाएंगे हम पूर्ण निरोग। लेकिन आज लेना होगा विराम, ये सब बताएंगे आपको अगले अंक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वनस्पति विज्ञान एक बहुत बृहत और बहुत विशद विषय है। योग विज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत आयुर्वेद अमृत में आज हम चर्चा करेंगे एक और वनस्पति के विषय में, एक ऐसा पौधा जिसको हम जानते हैं तिल के नाम से, इसको सीसेमम इंडिकम के नाम से बॉटनिकल इसको कहते हैं। तो यह सीसेमम इंडिकम जो है वह बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी। सर्दी के अंदर यदि आप तिल का सेवन करते हैं तो उससे शरीर की जो उष्णता है, जो स्नाविक जो शिथिलता है वो दूर होती है। और साथ ही तिल अपने आप में रक्त शोधक भी है। सर्दी के समय पर तिल का सेवन वो आपको गर्मी में जो रक्त संबंधी विकारों से भी बचा करके रखता है। तो जितने भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो पवित्र कार्य होते थे, प्राचीन क्रियाकलापों में, तो तिल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया। इसको पवित्र इसलिए माना गया क्योंकि इसके अंदर वह क्षमता है, इसके अंदर वह ऊर्जा है। मैंने देखा अभी भी हमारे यहाँ कई क्षेत्रों में, हिमाचल या उत्तराखंड में या दूसरे पहाड़ी राज्यों में, कि तिल को घर के आसपास ही लगाते हैं लोग। इसके पीछे जो उसका कारण ये रहा है कि जो तिल के अंदर से जो एक तिल में से होकर के जो हवा आती है, वो हवा निश्चित रूप से बहुत सारे रोगों को दूर करने में सक्षम है। यदि तिल आप अपने घर के आसपास में उगाते हैं, जो नकारात्मक जो एनर्जी है, नकारात्मक जो ऊर्जा है, जो इस तरह के जो विजातीय जो भी टॉक्सिन्स हैं, वो सारी चीज़ें निकल सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घर के आसपास में तिल लगाइए। तिल क्योंकि सीजनल प्लांट है, इसके पुष्प भी देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, इसके फल भी बहुत अच्छे लगते हैं। इस पौधे में से एक बहुत ही अच्छी भीनी भीनी खुशबू भी आती है। तो खेती के रूप में तो किसान भाई हमारे पूरे देश के अंदर इसको लगाते ही हैं। बाकी हमारे घरों में जो हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट लगाते हैं, घरों को सजावट के लिए जो पौधे लगाते हैं, उन पौधों की जगह पर हम इस तिल को भी लगा सकते हैं। तो जहाँ तक औषधीय गुणों की बात रही, जैसा कि मैंने बताया, तिल के तेल को ही आयुर्वेद में तेल माना गया है। तो मालिश करने के लिए बहुत ही आरोग्यप्रद माना गया है। तो तिल के तेल का सर्दी में लोग मालिश करते हैं। मालिश से इसकी शरीर की जो भी पुष्टि है वो होती है। अर्थराइटिस के अंदर जितने भी जो दर्द के तेल हैं, उस तेल के अंदर जैसे आप लहसुन डाल दें, लहसुन डाल करके सौंठ, लहसुन और अजवाइन, आप 50-50 ग्राम सौंठ, अजवाइन और लहसुन, और उसके अंदर लगभग आप 300 ग्राम यानी 150 ग्राम इन द्रव्यों के साथ में 300 ग्राम तिल के तेल को डाल करके उसको धीरे धीरे मंद आंच पर पकाएं। और पकने के बाद में जब 1/4 बचे, छान करके वो जब सूख जाए, बिल्कुल गाढ़ा तेल, क्योंकि उसको इतना आप पकाएं कि वह 1/4 से भी वो द्रव्य सूख करके लाल हो जाता है। लाल होने के बाद में जब तेल बच जाता है, तो द्रव्य जितना भी बच जाए कोई बात नहीं, पर तेल पक जाए, फिर छान करके आप शीशी भर के रख लें और उस तेल का आप मालिश करें। तो कितने भी भयानक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, सूजन है, दर्द है, उसमें लाभ हो जाएगा। इसी तरह से बाल के जो समस्या है, जो बाल झड़ने की समस्या है, उसमें यदि भृंगराज के पंचांग को उखाड़ करके तेल पका करके तेल लगाते हैं तो बालों के लिए भी लाभकारी है। तो यदि आप
किसी द्रव्य के साथ मिला करके इसका सेवन आप कर सकते हैं। अन्यथा यदि आप किसी द्रव्य को ना भी मिलाना चाहें तो सीधा दर्द में आप तिल का तेल मालिश करिए, बालों के लिए आप सर में मालिश करिए, खाज खुजली में आप शरीर में मालिश करिए। हर जगह पर आप तिल का मालिश कर सकते हैं। हर रोग में, हर बीमारी में तिल से लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त एक और नया प्रयोग मैं बताना चाहता हूँ। तिल का आपने लड्डू बना करके सेवन किया ही होगा। जिन लोगों को बहुमूत्र की शिकायत है, जो रात को पेशाब करते हैं, जो बच्चे रात को पेशाब करते हैं, उनके लिए काला तिल जो है आप हल्का भून लें, चाहे तो थोड़ा घी में सेक लें, चाहे सुखाई सेक लें, फिर गुड़ मिला करके लड्डू बना लें। लड्डू बना करके यदि आप प्रतिदिन छोटे छोटे 2 लड्डू उनको दूध से देते हैं या वैसे भी जैसे भी लड्डू खाना चाहें वैसे ही खाते हैं, तो उससे जो बहुमूत्र की जो बीमारी है, जो बहुमूत्र का जो रोग है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जिन माताओं बहनों को पीरियड की प्रॉब्लम है, पीरियड इरेगुलर है या समय पर नहीं होता है, दर्द के साथ होता है, उन लोगों के लिए भी एरंड का जो मूल है, एरंड की लकड़ी का जो मूल है और उसमें थोड़ा सा गाजर के बीज और ये तिल लगभग आप एक समय के लिए, जैसे मान लीजिए 1 भाग तिल ले लें, 2 भाग गाजर का बीज ले लें और दोनों की जितना बराबर आप एरंड का मूल ले लें। एरंड का मूल, गाजर का बीज और तिल, तीनों चीज़ का काढ़ा बना करके यदि सुबह शाम पिला दें तो जो पीरियड है वो रेगुलर होने लगता है, जो हार्मोनल जो प्रॉब्लम है वो ठीक होने लगती है। और तिल का ही एक प्रयोग, जैसे हमारे यहाँ आम प्रचलन है, चाय पीने का बहुत शौक़ बढ़ता ही जा रहा है, उन लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि तिल को हल्का सा भून करके यदि आप आधा चम्मच, लगभग जैसे 3-4 कप चाय बनाने हो तो आधा चम्मच तिल को हल्का सा भून करके, तिल और तिल के साथ में तुलसी का पत्ता, तुलसी और लौंग, इलायची डाल करके यदि आप उबाल करके पिएं तो आपको बहुत स्वादिष्ट चाय घर में ही तैयार मिलेगा। चाय पत्ती की ज़रूरत नहीं है, लोग पहचान भी नहीं पाएंगे आप किस चीज़ की चाय पिला रहे हैं। तो चाय का एक सशक्त विकल्प के रूप में भी आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ है और वो रंग भी चाय की तरह से आ जाता है। तुलसी, इलायची और चाहे तो उसमें काली मिर्च या लौंग भी डाल सकते हैं, नहीं तो तुलसी, इलायची और तिल, तीनों चीज़ को आप उबाल करके पिएं तो उससे खांसी भी ठीक हो जाती है, सर्दी भी ठीक हो जाती है, जुकाम भी ठीक हो जाता है, कफ भी ठीक हो जाता है। बहुत ही लाभकारी और बहुत ही गुणकारी चाय आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त तिल का जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों को सुखा करके भी आप काढ़ा बना करके पी सकते हैं। काढ़ा बना करके पीने से सर्दी, जुकाम, खांसी, कफ ठीक हो जाएगा। इसके जड़ों के अंदर वह क्षमता है, यदि इस जड़ों को उबाल करके काढ़ा बना करके आप पीते हैं तो उससे जो बुखार है या किसी भी तरह का शरीर के अंदर टूटन या दर्द या थकान है, बुखार के लिए भी वो जड़ बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी है। और यह बहुत ही रक्तवर्धक है, यह पौष्टिक है। तिल को बहुत ही पौष्टिक माना गया है। किसी भी तरह की जो कमजोरी है शरीर के लिए, उसको यदि तिल के आप लड्डू बना करके खा सकते हैं, तिल के गज्जक के रूप में आप सेवन कर सकते हैं। और कुछ भी ना करें तो तिल को भून करके सुबह शाम उसका पाउडर करके थोड़ा मिश्री मिला करके दूध के साथ आप सेवन कर सकते हैं। तो शारीरिक क्षमता के लिए, कमजोरी के लिए या आपके किसी भी तरह की दूसरी जो शरीरगत, इस त्वचागत जितने भी विकृतियां हैं उसके लिए आप तिल का सेवन कर सकते हैं। तो आज से निश्चित रूप से यह तिल सिर्फ आपके लिए खाद्य अन्न ही नहीं है, ये आज से आपके लिए निश्चित रूप से एक औषधीय पौधा है। तो आइए आज से हम तिल को औषधीय प्रयोग के रूप में भी जानें और इसका प्रयोग करके अपने आप को निरोग बना करके देश को स्वस्थ बनाने में हम योगदान दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। बीज का परिणाम होता है वृक्ष, इसी तरह से शुक्र और रज का परिणाम होता है मनुष्य का जीवन। आज मनुष्य के बीज में ही रोग आ गए। यदि बीज खराब होंगे तो फसल अच्छी कैसे हो सकती है। आज
बीज में ही डायबिटीज है। माता पिता के शुक्र और रज से ही डायबिटीज आगे बढ़ रही है। जेनेटिक डायबिटीज, जेनेटिक हार्ट की प्रॉब्लम, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक माइग्रेन पेन, जेनेटिक ओवरीज के अंदर गांठें और यूट्रस में फाइब्रोइड्स, जेनेटिक डिप्रेशन, जेनेटिक कैंसर। आखिर ये जो बीमारियां महामारियों की तरह बढ़ रही हैं और आदमी के बीज ही खराब हो रहे हैं, हमें रक्षा करनी होगी बीज की, क्योंकि माता पिता के शुक्र और रज के पवित्र अंशों से हमारा ये शरीर बनता है और दोनों के 23, 46 क्रोमोसोम से हमारे पूरे सिस्टम का निर्माण होता है। शुक्र और रज दो मिले, उससे एक अंश बना और उस एक अंश से फिर एक अंडा बना, उससे ये पूरा पिंड बना। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 32 और उनसे फिर एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, 3 लेयर से ये पूरा सिस्टम बना हमारे शरीर का। आखिर माता पिता के शरीर में ही यदि विकार होंगे तो आगे बीमार संतानें पैदा होंगी जो देश पर भार होंगी। आज जन्म से ही बच्चों को डायबिटीज हो रही है, आज जन्म से ही बच्चों को अस्थमा है, जन्म से बच्चों के लीवर कमजोर है, जन्म से बच्चों के हार्ट में छेद हैं और छोटे छोटे बच्चों को आज हो गई है कैंसर की बीमारी। मुझे बहुत दर्द होता है उस समय जब मैं छोटे छोटे बच्चों को बीमारियों से बिलखते देखता हूं और मां बाप को गोदियों में लिए हुए तड़पते देखता हूं। मैं चाहता हूं कि अब देश के लोगों को जागना चाहिए। अब तो शुद्धिकरण करो, अब तो अपने बीज भी अच्छे बनाओ। मैं कहता हूं गृहस्थी होना ही मात्र संसार की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको स्वस्थ होकर के और फिर विवाह करना है। बीमार मां बाप बीमार संतानें पैदा करेंगे। इसलिए पहली बात, बीमार हो ही नहीं आप, और यदि बीमार हो चुके हैं तो पहले योग करके स्वस्थ बने, उसके बाद आप विवाह करें और तब आप संतान पैदा करें। और फिर गर्भाधान संस्कार पवित्र आत्माओं का करें आह्वान और गर्भ में ही उन बच्चों को संस्कार दें और उनको शक्ति दे। पुंसवंशी मंत्रोन्नयन संस्कार, फिर जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, फिर निष्क्रमण संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, कर्णवेद संस्कार। ये जो हमारी 16 संस्कारों की जो सांस्कृतिक विरासत थी, हम उसको भूल गए। आओ लौट चलो अपने वेदों की ओर, लौट चलो अपनी संस्कृति की ओर, लौट चलो अपनी पुरानी परंपराओं की ओर। पुराना ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों का समन्वय करो और अच्छी संतानें इस देश में पैदा करो। फिर से रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जैसी संतान इस देश में पैदा हो। फिर से चंद्रशेखर, भगत सिंह आजाद इस देश में पैदा हो। फिर से महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर इस देश में पैदा हो। इसके लिए स्वस्थ माँ बाप की आवश्यकता है। जब तक माँ बाप ही स्वस्थ ना होंगे तो स्वस्थ संतानें कहां से पैदा होंगी। ये बीमार और लाचार संतानें पैदा ना हो देश में, ऐसी संतानें पैदा हो इस देश में जो आपके वंश का, कुल का गौरव बढ़ाएं, इस देश का गौरव बढ़ाएं। ऐसी संतान आप तभी पैदा कर पाएंगे जब आप योगी बनेंगे। आओ भोगी नहीं, रोगी नहीं, अब योगी बनो।